A very warm welcome to all of you. My name is Anshul Tyagi and this is my YouTube channel. So today we would be starting with part 4 for unit 1 of BPCC 104. Okay. So unit ka naam hai Introduction to Statistics, and let's begin with today's session. I would be providing you the best explanative session with quality material. If you liked my session, you can like, subscribe and share. आप मेरी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको सारे अपडेट्स और पीडीएफ्स नोट्स वगैरह मिल जाएंगे. यू कैन मेल मी, कमेंट मी, और या फिर कोई भी डाउट हो तो आप डाउट फॉर्म में भी अपना रख सकते हैं. राइट. यू शुड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स वंस यू स्टार्ट विद माय सेशन. ओके. इससे पहले और भी पार्ट्स हैं इस प्लेलिस्ट में पोस्टेड. प्लीज डू गिव देम अ वॉच. पहले उनको देखना, देन यू कैन रिटर्न ओवर हियर. Right. You can also check out my other courses on the channel and get the best insight. Right. तो आज हम कंप्लीट करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को समझेंगे, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स को समझेंगे, प्रोसीजर अंदर इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स को, और उसके अंदर हमारे कुछ प्रोसीजर्स हैं. दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है एस्टिमेशन और एक होता है अपना हाइपोथेसिस. तो आज हम एस्टिमेशन वाला पूरा कर लेंगे. हाइपोथेसिस वाला पार्ट जो स्टार वाला बुलेट है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा छोटा छोटा बहुत कंटेंट है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडे. सो एक बात मैं बता दूं, आपका जो कोर्स है पीपीसीसी 104, ये टोटली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड है. पर इसके ये जो यूनिट 1 है, इसमें आप देखोगे इसमें मेजर पार्ट आपको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को समझाते हुए दिखेगा, क्योंकि इस पूरे बुक के अंदर सिर्फ यूनिट 1 के अंदर कुछ पोर्शन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को ये आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, क्योंकि आगे जाके आपका सेकेंड ईयर के अंदर पीपीसीसी 108 आएगा, जो कंप्लीट बुक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के ऊपर होगी. तो ये थोड़ा बहुत आपको बस इस फर्स्ट यूनिट के अंदर ब्रीफ कराएंगे. इसके आगे आने वाली यूनिट्स में हर जगह पे आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ही मिलेगा. तो अभी आपको थोड़ा सा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स भी समझना पड़ेगा, जो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है. ठीक है. सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को समझते हैं. दो तरीके के स्टैटिस्टिक्स के टाइप है हमारे पास. एक तो होता है डिस्क्रिप्टिव, जो आज हम देखेंगे, और इसके बाद हम देखेंगे इन्फरेंशियल. ठीक है. डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपको डिस्क्राइब वाला शब्द जो है निकल के आ रहा होगा. सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम जो डेटा होता है किसी भी, अगर हमारी स्टडी से रिलेटेड जो भी हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स के थ्रू स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसके अंदर हम जब डिस्क्राइब करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को, इंफॉर्मेशन को, तो हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को यूज कर रहे हैं. ठीक है. यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम समराइज करते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को एक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में. जो भी डेटा हमें दिया गया है उसको पहले हम टैबुलेट करेंगे, पूरे प्रॉपर सीक्वेंस में लगाएंगे, और उसके बारे में हम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह उनको समराइज करेंगे यूजिंग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. On the basis of properties of sample, descriptive stats be like. देखो, हमारा जो सैंपल हम सिलेक्ट करते हैं, हमने पिछले पार्ट्स में देखा था सैंपल क्या होता है, या फिर आगे भी आने वाला है. तो देखते हो आप कि पूरी की पूरी ना, जब हम स्टडी करते हैं, मैं आपको इसको जो है व्हाइट बोर्ड पे बता के दिखाती हूँ. तो आप देखिए, लेट मी जस्ट सी. जब हम कभी भी स्टडी करेंगे ना, जब हम स्टडी करेंगे या रिसर्च करेंगे या एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, ये सब कुछ हम करते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर. तो हमें एक पर्टिकुलर जनता चाहिए होती है, एक पर्टिकुलर लाइक पार्टिसिपेंट्स चाहिए होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे 10th क्लास के स्टूडेंट्स के ऊपर जो है 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के ऊपर रिसर्च करनी है, तो वो जो जितने भी इंडिया के अंदर, मान लीजिए मेरे को बस इंडिया के अंदर जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनके ऊपर बात करनी है. ठीक है. सो यहाँ पर इंडिया के अंदर जितने भी अपने 10th स्टैंडर्ड के बच्चे होंगे, वो सारे बच्चे मेरे स्टडी एरिया के अंदर आते हैं, क्योंकि मेरे को उन सबके ऊपर स्टडी करनी है. लेकिन ये बच्चे होंगे करोड़ों के अंदर. ठीक है. मैं उन सबको एक टाइम पे उनके ऊपर स्टडी नहीं कर सकती, सबसे मिल नहीं सकती, सबसे इंफॉर्मेशन नहीं ले सकती.
इसीलिए मैं इस पूरे सारी जनता को जो मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग 10th स्टैंडर्ड में है, ये सारे मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इनको मैं बोलूंगी पॉपुलेशन। इनको मैं बोलूंगी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बाद मैं इस पूरी पॉपुलेशन के ऊपर, जिसमें हर एक 10th स्टैंडर्ड का बच्चा है जो पूरे इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, ये सारी जनता इसके अंदर है। मैं इन सबके ऊपर रिसर्च नहीं कर सकती, एक टाइम पे पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी तब भी मेरी रिसर्च एंड नहीं होगी। तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ कुछ बच्चों को पकड़ूंगी जो 10th स्टैंडर्ड के होंगे, जो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होंगे, जो इस पॉपुलेशन के अंदर से ही होंगे, पर वो बहुत कम होंगे कंपेयर करूँ तो मैं अपनी पूरी पॉपुलेशन से। और इस इन थोड़े से बच्चों को मैं बाहर निकाल दूंगी और इनको बोलूंगी सैंपल। ये मेरे सैंपल है। इस सैंपल के अंदर कंपेयर करूं तो बहुत कम बच्चे हैं पूरी पॉपुलेशन के अनुसार, लेकिन ये जो सैंपल है, ये इसके पास वो सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो मुझे अपनी लाइक पॉपुलेशन के अंदर चाहिए थी। इनके पास सेम करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, सेम करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो मैं क्या करूंगी, मैं इस छोटे लेवल पे, सैंपल एक छोटा लेवल हो जाता है, तो मैं सैंपल के ऊपर अपनी स्टडी करूंगी, और जो भी मेरा रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये सैंपल और पॉपुलेशन सेम करेक्टरिस्टिक्स होल्ड करते हैं, सेम खूबियां रखते हैं जो मुझे चाहिए थी अपनी स्टडी के लिए, तो मेरी स्टडी के बाद जो रिजल्ट आएगा, मैं उस रिजल्ट को ना ओवरऑल पॉपुलेशन पे, कंप्लीट पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई कर दूंगी अपने रिजल्ट को। बस स्टडी के टाइम पे मैं सैंपल के ऊपर पूरी स्टडी कर दूंगी, और रिजल्ट जो आएगा उसको मैं कंप्लीट पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई कर दूंगी। तो ये होता है सैंपल और पॉपुलेशन। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरह क्लियर हो चुका होगा, ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर यही कह रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सैंपल, सैंपल की प्रॉपर्टीज या सैंपल की करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ही डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के टाइप्स बांटे जाते हैं। कुछ होते हैं स्टैटिस्टिक्स ऑफ लोकेशन, जब हम लोकेशन के सेंस में देखते हैं तो मीन मीडियन मोड निकालते हैं। जब हम डिस्पर्जन देखते हैं तो हम इसके टेक्निक्स यूज करते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। जब हमें कोरिलेशन निकालना होता है तो हम पियर्सन प्रोडक्ट निकालते हैं, स्पीयरमैन निकालते हैं। ये सब कुछ आप इस पर्टिकुलर अपने कोर्स के अंदर पढ़ने वाले हो। बीपीसीसी 104 के अंदर आप यही सब पढ़ने वाले हो। तो चिंता नहीं करना है कि टर्म्स देख के आप डर जाओ, कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ अभी हम पढ़ने वाले हैं, बस ये अभी इंट्रोडक्टरी है, तो आपको इतना पता होना चाहिए था। फिर हम बात करते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जहाँ पर हम पिछले पीछे देख रहे थे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम जो है डिस्क्राइब करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को, ठीक है। यहाँ पे हम करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे काम करते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ आपका इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम इन्फरेंसेस निकालते हैं, मतलब कि कॉन्क्लूजन्स निकालते हैं, ठीक है। तो कॉन्क्लूजन्स, इन्फरेंसेस निकालते हैं अबाउट पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन के बारे में हम कंक्लूजन निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। जो सैंपल हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके ऊपर स्टडी करने के बाद हम कंक्लूजन निकालते हैं। जो पिछला वाला देखा था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर, हम सारे डेटा को ऑर्गेनाइज कर देते हैं, बस ऑर्गेनाइज करते हैं, टेबल्स की फॉर्म में डाल देंगे, कुछ फॉर्मूलाज लगा देंगे, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए होता है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम उसका कंक्लूजन निकालते हैं, उसको अंदर से रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। ये दोनों साथ में मिलकर काम करने की कोशिश करते हैं। जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में डेटा है ना, ये जो डेटा है ये कलेक्ट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, समराइज किया जाता है, और थ्रू डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव के थ्रू ये सारे हम काम कर लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और समराइज कर देते हैं। फिर हम यूज करते हैं इसमें इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जिससे कि हम उसमें से अपने उसको सारे डेटा को एनालाइज कर पाए, डेटा को, और उसमें से कंक्लूजन्स निकाल पाए, इन्फरेंसेस निकाल पाए, ठीक है। ये काम हमारा इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स करता है। तो दोनों स्टैटिस्टिक्स मिलके काम करते हैं। डिस्क्रिप्टिव वाला सारे डेटा को कलेक्ट करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, और इन्फरेंशियल वाला जो है उसके ऊपर सारा एनालिसिस करेगा, कंक्लूजन निकालेगा, रिजल्ट निकालेगा, ठीक है। अब आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। बाय एरन एंड एरन कूप्स, इन्होंने जो डेफिनेशन दी, इन्होंने कहा कि इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज एम्प्लॉयड,
इसको काम में लिया जाता है साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, इस पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स के ब्रांच को, जिससे कि हम इन्फरेंसेस निकाल पाए, मतलब कि कंक्लूजन्स निकाल पाए, जो एनालाइज कर पाए डेटा को, उसके बाद एक रिजल्ट समझ पाए, रिलेशनशिप समझ पाए सारे डेटा के अंदर। ठीक है, इट गोज बियॉन्ड डेटा। इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स डेटा के बहुत आगे जाता है। ये रिलेशनशिप समझने की कोशिश करता है सारे डेटा के बीच में, वेरिएबल्स के बीच में, और उसको पूरी पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करता है। यहाँ पर जब हम अपने पूरे रिजल्ट को, कंक्लूजन को अप्लाई करते हैं पूरी पॉपुलेशन के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं जनरलाइज करना, मतलब जनरलाइजेशन में भी हेल्प करता है इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये अपनी पूरी पॉपुलेशन है। इसका एक छोटा सा पार्ट सैंपल है, जो कि रिप्रेजेंट करता है उन सारी करेक्टरिस्टिक्स को जो पॉपुलेशन में हमें चाहिए थी। बस एक छोटे स्तर पे होता है, इसके ऊपर रिसर्च करना आसान होता है, और जो सैंपल के ऊपर रिसर्च करने के बाद हमारा कंक्लूजन आ जाता है, हम उसको पूरी पॉपुलेशन के ऊपर वापस से जनरलाइज कर देते हैं या फिर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यही अभी हमने पढ़ा था, या फ्लो चार्ट के थ्रू इसको यूज कर सकते हैं। इग्नू की बुक के अंदर कहा था कि इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स का उन्होंने प्रोसेस बताया था, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले एक सैंपल को सिलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, और फिर कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, रिलेशनशिप को समझते हैं, सारी चीजों को करते हैं। ये सब कुछ हमने अभी तक पढ़ा था, इन्होंने इसको फ्लो चार्ट में भी बता दिया। आप फ्लो चार्ट, डायग्राम वगैरह भी अपने एग्जाम में बना सकते हो, उससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अब कुछ चीजें समझनी है कि जब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप मेजरली देखते हो एक वेरिएबल का, एक वेरिएबल मतलब एक टर्म का डेटा देखने को मिलता है। डिस्क्रिप्टिव में आपको ऐसा डेटा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये यूनिवेरिएट है। यूनिवेरिएट मतलब सिर्फ एक वेरिएबल, एक टर्म है, एक एक क्लासिफिकेशन को हम समझेंगे। वहीं पे दूसरी तरफ जब हम देखते हैं, तो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम बाइवेरिएट एनालिसिस कर रहे होते हैं। बाइवेरिएट एनालिसिस मतलब कि दो क्लासिफिकेशन, यहाँ पे सिर्फ हम हाइट हाइट को वेट को कंसीडर कर रहे थे, तो इन्फ्लुएंशियल में हम क्या करते हैं, हाइट और वेट दो अलग अलग टर्म्स हैं, दो अलग अलग जो है वेरिएबल है, जिनके ऊपर हम पूरी अपनी स्टडी करेंगे, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप्स को समझेंगे, इनका कोज एंड इफेक्ट समझेंगे। ठीक है, एक डिपेंडेंट होगा, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे हम बाइवेरिएट एनालिसिस करते हैं इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में, और यूनिवेरिएट एनालिसिस करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। राइट, तो ये हम ये करते हैं। फिर दो तरीके के मेथड्स होते हैं इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर। एक तो होता है एस्टिमेशन, और दूसरा होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। एस्टिमेशन के अंदर हम एस्टिमेट करते हैं, तुक्का लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, सोचते हैं। हाइपोथेसिस के अंदर पूरा का पूरा प्रोसीजर आता है, जो कि बहुत लेंथी भी होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम आने वाली यूनिट्स में पढ़ने वाले हैं। आज जो अभी हमारा लास्ट पोर्शन है इस सेशन का, वो है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन आज हमारा लास्ट पोर्शन है। अगले पार्ट के अंदर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग को समझेंगे। ये सारा जो आप पढ़ रहे हो, ये एग्जैक्ट सेम टू सेम आपका सेकेंड ईयर में दोबारा आएगा, तो आपको बहुत ही अच्छी तरह पढ़ना जरूरी है। ठीक है, एस्टिमेशन में क्या होता है, एस्टिमेशन में आप प्रोबेबिलिटी लगाते हो किसी भी एक फिनोमिना या किसी भी एक इवेंट की अकरेंस का, कि हाँ इतना परसेंटेज हो सकता है, एस्टिमेट कर सकते हो कि इतने इतने चांसेस हैं इस पर्टिकुलर इवेंट को टेक प्लेस करने की। ठीक है, तो इसको हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं। तो ड्यूरिंग मेकिंग इन्फरेंसेस, जब हम इन्फरेंसेस या कंक्लूजन या रिलेशन समझने की कोशिश करते हैं, तो हम एस्टिमेशन को यूज किया जाता है, सो दैट it is estimation is made to be close to actual true population value। हम ना एस्टिमेट करते हैं अपने स्कोर को, वैल्यू को, रिसर्च के अंदर जब हम स्टैट्स को लगाते हैं सबको, तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर एस्टिमेशन का ये यूज होता है कि हम एस्टिमेट करते हैं या प्रोबेबिलिटी लगाते हैं चांसेस की कि कितना स्कोर आने वाला है। ठीक है, तो दो पॉइंट इसके अंदर ना, दो तरीके के एस्टिमेशन होते हैं, दो तरीके से हम एस्टिमेशन करते हैं। एक तो होता है एस्टिमेट करना वैल्यू को थ्रू पॉइंट। पॉइंट में आप समझते हो 4.6, 5.5। ठीक है, ये सिंगल पॉइंट होता है, एक पॉइंट के आप समझाने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सैंपल दिया हुआ है और सैंपल का आपको मीन निकालना है, तो मीन का स्कोर आपका आ गया। आपने अगर 11th 12th तक भी पढ़ा होगा या कभी भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा, आपको बताया होगा कि मीन निकालो, मोड निकालो, मीडियन निकालो, मैथ्स में हुआ करता था।
तो सैंपल का जब आपको मीन निकालना होता है तो वो पॉइंट की फॉर्म में आता है, 46.8, 5.4। तो इसी को हम पॉइंट एस्टिमेशन कहते हैं। यहाँ पर तो ये वैल्यू निकल गई। पॉइंट एस्टिमेशन में हम क्या करेंगे, हम एस्टिमेट कर लेंगे कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर सैंपल की ना जो मीन आएगा वो अराउंड अराउंड 40.1 कुछ आ जाएगा। ये हम पहले एस्टिमेट करते हैं, फिर पूरा निकालते हैं और फिर उसको कंपेयर करते हैं हमारी एस्टिमेशन से। ठीक है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में ये होता है। इसके अंदर क्या होता है, आप इंक्लूड करते हो अपने सैंपल के, जो भी आपका सैंपल है उसके मीन की वैल्यू को और सैंपल के प्रोपोर्शन को। अभी मीन क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, ये हम आने वाली यूनिट्स में पढ़ने वाले हैं। अब आपको बस कुछ सिंबल याद रखने हैं अभी के लिए, जो काम किया बस सिंबल तक आपको याद रखना है। होता क्या है ये सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे। अगर हमारी पूरी पॉपुलेशन की बात चलती है, जो कंप्लीट पॉपुलेशन है, अगर हम उसका मीन निकालते हैं तो हम उसको लिखते हैं म्यू। ये उसका सिंबल होता है, उसकी उसका जो टर्म होता है वो है म्यू। ठीक है, अगर हमें पूरी पॉपुलेशन का प्रपोर्शन निकालना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं पी, ये प्रपोर्शन का पी। अगर हमें सिर्फ एक सैंपल का मीन निकालना है, सैंपल का ही मीन निकालना है छोटे स्तर पे, तो हम उसके लिए यूज करते हैं एक्स बार। ठीक है, एक्स बार। अगर हमें सिर्फ सैंपल का प्रपोर्शन निकालना है तो हम इसके लिए यूज करते हैं एक अपना सिंबल, वो है पी हैट। पी लिखोगे और उसके ऊपर एक हैट बना दोगे तो पी हैट। ये सैंपल के लिए यूज होते हैं जो सिंबल होते हैं, अगर आप मेन निकालते हो, प्रपोर्शन निकालते हो। और ये वाले जो होते हैं ये पॉपुलेशन के लिए होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, अगर कुछ भी डाउट आपको लगता है यू कैन डायरेक्टली पुट अ कमेंट, आई वुड ट्राई टू सॉल्व इट थ्रू एनी ऑफ द मीन्स। ठीक है, फिर एक तो एस्टिमेशन हमने पीछे देखा जिसके अंदर हम पॉइंट का यूज करते हैं। एक एस्टिमेशन होता है जिसके अंदर हम तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं वैल्यू की इंटरवल के फॉर्म में, कि इतने से इतने के बीच में हो सकता है, 45 to 47 के बीच में स्कोर आ सकता है, ऐसा। ठीक है, सो इंटरवल जो होता है, दो नंबर्स के बीच का जो दायरा होता है, जो एक स्फेयर होता है, उसको हम इंटरवल कहते हैं। तो जब हम एक इंटरवल के अंदर किसी की वैल्यू समझने की कोशिश करते हैं या उसको तुक्का लगाते हैं रिजल्ट आने से पहले पहले, तो हम उसको इंटरवल एस्टिमेशन कहते हैं। ठीक है, इसको इसके ठीक है, ये हो गया इंटरवल एस्टिमेट कुड बी। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है 45 to 47 के बीच में, तो ये इंटरवल दे रखा है कि 45 और 47 के बीच की जो कैटेगरी है उसके अंदर कहीं पे भी स्कोर आ सकता है। ठीक है, रिसर्चर होल्ड्स अ इंटरवल। जब भी कोई रिसर्चर करता है, एक स्टडी करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, वो एक इंटरवल सोच लेता है कि हाँ इस इंटरवल के अंदर अंदर हमारा जो है रिजल्ट आ जाना चाहिए, हमारा स्कोर आ जाना चाहिए। ठीक है, ऑन विच शी और ही इज एबल टू ट्रस्ट। वो सिर्फ उतना ही सोचता है, उतना ही इंटरवल को प्रोबेबिलिटी तुक्का लगाता है जितने इंटरवल तक वो अपना ट्रस्ट रख सकता है, जितना उसको एश्योरेंस है कि हाँ हमारा स्कोर यहाँ से यहाँ तक के बीच में आ जाएगा। ठीक है, दैट एस्टिमेट इज क्लोज टू द पॉपुलेशन वैल्यू। उसको वो जो एस्टिमेट रखना पड़ता है, जो इंटरवल वो सोच के रखता है स्कोर निकलने से पहले, वो पॉपुलेशन की वैल्यू के आसपास होना चाहिए, विद 95 या 99% ऑफ कॉन्फिडेंस, कि हाँ इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि इसी इंटरवल के अंदर अंदर ही स्कोर आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हो इंटरवल एस्टिमेशन के अंदर आपको बहुत ज्यादा अपने आप को एश्योर्ड रखना पड़ता है। इसे इसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल भी देखना पड़ता है। ठीक है, और कॉन्फिडेंस का आप मीन भी निकालोगे, कॉन्फिडेंस का प्रोपोर्शन भी निकालते हो। फ्लक्चुएशंस हो सकती है, कुछ जगहों पर हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाएगा, वैल्यू जो आपने सोचा था बिल्कुल वैसा नहीं आएगा। फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं क्योंकि कुछ रीजंस होते हैं, जब हमारे यहाँ पे हमारी रिसर्च के अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है, एरर देखने को मिलता है, तो कभी कभी चांस फैक्टर होता है, बाय चांस हो जाता है। कभी कभी सैम्पलिंग एरर होता है, कभी कभी हम गलती से गलत सैंपल को चूज कर लेते हैं अपनी रिसर्च के लिए, तो इन गलतियों की वजह से भी आप देख सकते हो कि आपके इंटरवल से बाहर का रिजल्ट आ सकता है, फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है। रिसर्चर्स इन्फरेंसेस, जो भी रिसर्चर रिलेशनशिप को समझेगा वेरिएबल के अंदर, या फिर जो लास्ट में कंक्लूजन निकालता है, उसको जरूरी है कि वो चांस फैक्टर से फ्री हो, वहां पे बाय चांस वाला काम ना लगे, बिल्कुल प्योर एग्जैक्ट ट्रस्ट वर्दी आप स्कोर निकालने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आपकी फ्लक्चुएशंस होती हैं तो उसकी वजह से आपकी पूरी की पूरी रिसर्च डिस्ट्रॉय हो जाती है। फ्लक्चुएशंस आपके सैम्पलिंग एरर की वजह से हो सकती है, जैसे अभी हमने देखा कि आप गलत सैंपल को सिलेक्ट कर लो, आपकी उसके आपकी पॉपुलेशन और उस सैंपल की करेक्टरिस्टिक्स सेम ना हो और आप उन्हें सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आगे देखते हैं
और आज के सेशन के लिए इतना ही था गाइस। थैंक्स अ लॉट। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हो, यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। बेल आइकन को हिट कर देना। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। बस इतना ही था आज के लिए। नेक्स्ट सेशन के लिए जस्ट कीप ऑन द नोटिफिकेशन, बहुत ही जल्द आने वाला है। थैंक्स अ लॉट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।